इश्तराक में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। मौसम गर्मा की आमद के साथ साथ एक और मौसम कराची के माहौल पर असरअंदाज होता दिखाई देने लगा है और वो मौसम है एहतजाज का। फिलवक्त ये एहतजाज किया जा रहा है कराची के ताजिरों और सनतकारों की जानिब से। इस एहतजाज की बुनियादी वजूहात क्या हैं, आइए आज के प्रोग्राम में मालूम करते हैं। जी सर, ये एहतजाज किस सिलसिले में हो रहा है और इसके क्या मकासद हैं? एक तो ये एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि मोडालिटीज़ के पर हम पर एतराज़ है कि ये जो तरीक़ेकार है, हम ये कहते हैं कि हम खुद इस बात को करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अफ्लुएंट ट्रीट हो और फिर दरिया में फेंका जाए, लेकिन उसकी जो मोडालिटी वो ये है कि जिस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया हमारे हैं वो इस एक्ट से पहले के बने हुए हैं, और जब एक्ट से पहले के बने हुए हैं तो उसको उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया। और किसी भी इंडस्ट्री में कोई 40 साल पुरानी है, कोई 50 साल, कोई 30 साल, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ के अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगे। और ये बात हमने कोर्ट को भी बताई है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका सो मोटो एक्शन जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिया था तो हमने अपने कौंसल हफीज़ पीरजादा के थ्रू इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ हमने बात को प्रूफ किया। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि जो ओरिजिनल प्लान था, जो इस एरिया को बनाते वक्त 1960 में हुआ था, वो TP1 यहाँ एक जगह है जहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, लग सकता है, लगा हुआ है, जिसके अंदर डोमेस्टिक अफ्लुएंट ट्रीट होता है। उसी को हम इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट जो कि 85% साइट का जो है वो वहाँ जाता है, उसको कंबाइंड अफ्लुएंट ट्रीटमेंट के तहत उसको ट्रीट करें और उसको सी के अंदर फेंक दें। हमारी सिर्फ फर्क है और उसके लिए हमने कमिटमेंट भी की है कि उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि जब अब कोई भी अफ्लुएंट जाता है तो उसको आप ट्रीट करें, उस ट्रीटमेंट के बाद अगर उसको फेंकें। हम उसके अंदर भी हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा हुआ है कि उसके अंदर हम उसकी जो मीटरिंग के हिसाब से जो पैसे बनते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट के, उसका एक पार्शियल कॉस्ट 30 से 40% हम भी उसके अंदर बियर करेंगे। अब इसके बाद तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए जो इस वक्त हो रही हैं, जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की मोडालिटी के खिलाफ हम ये कहते हैं कि सीपा जो कर रहा है वो भी ठीक कर रहा है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। अब एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो सिचुएशन है और उसको भी हमको करना चाहिए। हमारे तो इंटरनेशनल बायर हमसे मांगते हैं कि भाई आपके पास अगर सोशली कंप्लाइंट आप नहीं है तो हम आपसे माल नहीं खरीदेंगे। तो हम तो माल बेचना चाहते हैं, इस मुल्क का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। इसके बहुत सारे फ़वायद हैं इसको लगने के, यानी एक ऐसा प्रोटेक्ट है जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो प्रोटेक्ट जिसके लिए कर रहे हैं वो तो हो, लेकिन सिर्फ उसका तरीकाकार फ़र्क है। देखिए, ये इन्वायरमेंट के नोटिस जो हैं ये कोई 10 दिन से आना शुरू हुए इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। तो तमाम इंडस्ट्रियल एरिया जो कराची के 7 मेजर इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वो सातों के प्रेसिडेंट एक जगह जमा हुए और सब ने मिल के फैसला किया। उन 7 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अंदर साइट एसोसिएशन कराची, कोरंगी एसोसिएशन, साइट सुपर हाईवे, लांडी एसोसिएशन, फेडरल बी एरिया एसोसिएशन, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, बिन कासिम एसोसिएशन, हम सब एक जगह, फेडरल बी एरिया एसोसिएशन, हम सब एक जगह जमा हुए और हमने डिसाइड किया कि हम जो है CM को अप्रोच करें और गवर्नर को अप्रोच करें। अगर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलेगा हमें तो हम बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू करेंगे और उसमें हम डिमांड करेंगे कि नोटिस को फ़ौरन रोका जाए और जैसा कि इनके कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की जो PC1 बनी है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराया जाए। और हम इस सिलसिले में इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर मंजूर वसान से मुलाकात भी की हमने। मंजूर वसान साहब ने मुझे कहा कि मैं नोटिस रुकवाने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो जो इन्वायरमेंट का ये CM के पास है, तो मैं CM से बात करता हूं। और उन्होंने साथ में ये कहा कि CM एग्री हैं कि जो कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की PC1 बनी है जो कि 11.5 बिलियन रुपीस की है, तो 11.5 बिलियन रुपीस में से 50% प्रोविंशियल गवर्नमेंट देने को तैयार है। और उन्होंने ये PC1 जो है क्लाइमेट चेंज फेडरल गवर्नमेंट को भेजी है और उनकी वो ये कह रहे थे कि अगर वो 50% देंगे तो हम फौरी शुरू कर देंगे। अच्छा, ये कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का जो सिलसिला जो है ये पहले एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, वहाँ ये बात हुई थी। उस टाइम पे हमारे साइट एसोसिएशन के एक लॉयर थे हफीज़ पीरजादा जो मरहूम इंतकाल हो गए, उन्होंने वहाँ ये बात फ्लोट की थी। और उस वक़्त के जो अटॉर्नी जनरल थे के आगा, उन्होंने भी कहा कि यही एक सॉल्यूशन है। अच्छा, इसकी मेन वजह ये है कि कराची के अंदर मोर देन 80% इंडस्ट्रीज़ जो हैं
उनके अंदर जगह ही नहीं है, वो इंडस्ट्रीज का साइज इतना छोटा है। अच्छा, फिर इसमें एक नई बात ये है कि ये इंडस्ट्रीज जो है इस एक्ट के बनने से पहले लगी हैं। एक्ट बना है 1997 में फेडरल का, और प्रोविंशियल एक्ट जो हमारा सिंध का बना है वो 2014 में बना है। अच्छा, उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि एक्ट के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि कौंसिल बनेगी और कौंसिल सब डिसाइड करेगी। अब कराची का मामला ये है कि कराची पूरे पाकिस्तान से इसका इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है। यहाँ का वेस्टेज जो है वो सी में जाता है, बाकी पूरे पाकिस्तान का वेस्टेज जो है वो रिवर में जाता है। तो रिवर में ह्यूमन लाइफ का मसला है, यहाँ सी लाइफ का मसला है। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी 2005 में, हालांकि 2014 में सिंध इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का एक्ट बना, मगर 2005 में मुशर्रफ गवर्नमेंट में भी PC1 बनी थी, और उस वक्त भी डिसाइड हुआ था कि 4 कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्रीज के लिए लगाए जाएंगे। आज जो PC1 2016 में जो साइन हुई है वो उसमें 5 की इन्होंने तजवीज़ दी कि 5 होने चाहिए। अब जबकि कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट गवर्नमेंट एग्री कर रही है, सब लोग एग्री कर रहे हैं, PC1 बनी है, तो इंडिविजुअल बनाने का मकसद समझ में नहीं आ रहा कि क्या है और ये नोटिस देने का मकसद क्या है। जबकि अगर एक एक्ट बना है, उस एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि कौंसिल बनेगी, उसमें इंडस्ट्रीज के लोग भी शामिल होंगे, तो ये नोटिस अगर जब वो कौंसिल नहीं बनी तो क्यों इशू कर रहे हैं। ये एहतजाज जो है ये एक सीपा जो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो एक तमाम इंडस्ट्रीज को नोटिस भेज रही है। तो बेसिकली उनका जो अपना वो है कहना वो ये है कि भाई हर फैक्ट्री अपने अंदर जो है अपना एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, जो कि वो पानी बाहर फेंक रहे हैं वो पानी को अंदर ट्रीट कर दें, जो कि नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी है 1950 से 1980 तक, उस इंडस्ट्री में कोई क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे एक ही इलाके के अंदर कोई 10, 12, 15 किस्म की इंडस्ट्रीज लगी हैं, और उसके बाद जो ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वो चूँकि छोटे 1000 गज, आधा एकड़, 1 एकड़ के हैं, और अगर वो एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जाते भी हैं तो वो नहीं लग सकता। तो हमने उनसे ये कहा है, और प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी कंबाइंड एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगा रही है और उसके लिए बजट रखा है। हमने उनसे यही कहा है कि भाई आप जो है अपना काम पूरा कर लें, और उसके बाद जो है जब हमारा उसमें टर्म आएगा, जब आप कंबाइंड एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा, तो उसके बाद जो है हम अपना पानी मीटरेज के हिसाब से आपको उसमें मीटर लगा देंगे, और मीटर के हिसाब से जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हम बेयर करेंगे। जो कि इंडस्ट्रीज है जिसका पानी जितना ज़्यादा ऑस्पेक्स होगा वो उसके उसी हिसाब से उसके रेट्स बन जाते हैं, जो कि दुनिया में, तमाम दुनिया में इसी तरह होता है। तो उसके अलावा सब देखें, पंजाब के अंदर जो पानी इस वक्त एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो वाटर कोर्सेज में जाता है। वाटर कोर्सेज वो होते हैं कि जहाँ पर पीने के लिए ह्यूमन बीइंग उस पानी को यूज़ करते हैं, और वो वाटर कोर्स में अगर वो अनट्रीटेड पानी जाएगा तो वो वाटर कोर्सेज ख़राब होंगे, पीने के लिए पानी जो है वो जो होगा वो एफ्लुएंट हो जाएगा। और इवन पंजाब के अंदर उन्होंने लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी एक जगह रखी थी जिसको उन्होंने कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए रखा था। उसके अंदर उन्होंने अपनी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी अनाउंस कर दी। अब बात यह है कि जब इस टाइप की चीज़ें होंगी तो सोशल कंप्लाइंस हमारे लिए तो मतलब है कि करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि भाई अभी यहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्लांट की महमूदाबाद में जगह है वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हुई है, वहाँ पर कब्जा माफिया हो गया, वहाँ की ज़मीन के ऊपर लोगों ने हाउसेस बना लिए। तो अब जब अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना काम में सुस्ती करेगी और अपना काम नहीं करेगी तो एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम जो होगा वो क्योंकि इकोनॉमिकली हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट कम होगी तो वो भी इफेक्ट हमारी अपनी गवर्नमेंट को ही होगा। चूँकि नेशनल इंटरेस्ट में भी है कि कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगे और उसके बाद जो है उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है जो पानी उसमें डालें और वो ऑपरेशन कॉस्ट वो उसको लें। भाई इस वक्त तो जो है ना ये इंडस्ट्री बहुत वैसे ही क्राइसिस में है और इस वक्त कामकाज नहीं चल रहा है, और ऊपर से ये सिपा की एक और प्रॉब्लम आ गई है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई हम इंडस्ट्री चलाएं या हम खुद से ही बंद कर दें। हम तो वैसे ही बंद करने के करीब पहुंच गए। अब ये एक सिपा की एक और प्रॉब्लम डाल के हमको प्रेशराइज किया जा रहा है
कि अब वर्कर्स को किस तरह संभालें, सीपा को संभालें, अपने काम को देखें। कोर्स हो नहीं रही हैं, कामकाज लोकल में बहुत कम हो गया है। तो अब ये गवर्नमेंट को खुद आना चाहिए, खुद इसके अंदर इंटरवेंट करना चाहिए और इसको जो है ना इस मामले को एमिकेबली हल करवा देना चाहिए कि इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है और इसका गवर्नमेंट को कुछ अपना एहसास करना। अभी तो सीपा के डिपार्टमेंट ही देख रहा है और हम चाहते हैं कि मुराद अली शाह साहब की गवर्नमेंट के अहदेदारान हमें बुलाएं, हमसे बात करें ताकि इस मामले को हल किया जाए। और मुझे तो लगता है कि मुराद अली शाह साहब को खुद एज ए CM यहाँ बुलाना चाहिए कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल देखने, क्योंकि ये सूबा एक शहर ये इंडस्ट्रीज से ही चल रहा है। अब ये भी अगर बंद हो गई तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे आपको पता है पहले ही खसारे में जा रही हैं। एज जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने हमें पैकेज प्रोवाइड किया है, ये एनवायरनमेंट एजेंसीज की तरफ से हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। ये जो मीन्स बिला वजह की जो हमारे बिजनेस फ्रेंड्स को तंग किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसकी वजह से काफ़ी हमारी एक्सपोर्ट ख़राब हो रही है। टेक्सटाइल सनत बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए इस पर थोड़े नोटिस लें। काफ़ी ऊपर लेवल तक इनसे रब्ता किया जा चुका है। बिला वजह ये तंग करते हैं, मीन्स जो ज़रूरत फैक्ट्री में ज़रूरत होती है इसकी सनत फजले के लिए, उसके अलावा ये लोग बेजा तंग किए जा रहे हैं फैक्ट्रीज़ को और नोटिस दिए जा रहे हैं, बिला वजह उनको धमकाया जा रहा है और उन फैक्ट्रीज़ को ताले लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 3 फैक्ट्रीज़ को नोटिस मिले हैं साइड में, ठीक है, उनको किया जा रहा है कि उनको बंद किया जाए फैक्ट्रीज को। देखें ये तो ऊपर जो हमारे एसोसिएशंस हैं वो मिल बैठ के इसको फैसले को डिसाइड करेंगे कि आगे सुप्रीम कोर्ट जाना है या इस पर गवर्नमेंट से कोई इस पर मुज़ाकरात करना है। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक तो कुछ भी नहीं ले रही, इस पर इनिशिएटिव कुछ नहीं लिया, कुछ अमल नहीं किया गया इस पर। लेकिन हम पूरी उम्मीद हैं प्राइम मिनिस्टर से जो हमें पैकेज दे रहे हैं टेक्सटाइल सनत एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के हालात की वजह से काफ़ी यहाँ पे बिजनेस डाउन हो चुका था। अब थोड़ी बेहतरी आ रही थी सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन ये फिर उसको डाउनवर्ड लेके जाना चाह रहे हैं। तो हमारी अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि इसको खुद देखा जाए और इस मामले को फुल हल किया जाए। देखिए मैं तो एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वाला हूँ। हम एक्सपोर्ट वालों को तो कंप्लायंस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारी फैक्ट्रियों के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है शायद वो PM हाउस में भी नहीं होगा, शायद वो वज़ीर आला हाउस में भी नहीं होगा, गवर्नर हाउस में भी नहीं होगा। हमारे यहाँ बाकायदा बाथरूम का साइज़ डिज़ाइन किया जाता है, वो कितनी क्वांटिटी, कितनी लेबर्स पे कितने बाथरूम होने चाहिए, बाकायदा वहाँ मेल और फीमेल नर्स रखी जाती है। और हमारी फैक्ट्री में इवन लाइट्स को भी देखा जाता है कि लाइट्स के लक्स कितने हैं, वो लाइट के लक्स भी हम मेंटेन करते हैं। और बाकायदा जो स्टेयर्स होती हैं उसकी राइजिंग कितनी इंच की होनी चाहिए, स्टेयर्स कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितनी पब्लिक, कितने लेबर काम करते हैं, कितना, बल्कि इवन हमारा कंप्लाइंस जब होता है तो हम एक फायर अलार्म का वो करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं और जो उसका ड्रिल करते हैं फायर का और फायर अलार्म का, तो विद इन 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर पूरी फैक्ट्री के तकरीबन, अगर एक फैक्ट्री में 2000 लेबर हैं तो उसको 1.5 मिनट के अंदर सबको नीचे उतरना होगा। तो ये बाकायदा हम प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके की हर चीज़ जो कंप्लाइंस की हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हम करते हैं। बट हमें हमेशा तकलीफ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। आज GSP प्लस जो मिला है और GSP प्लस के अंदर जो कंडीशन है उसमें गवर्नमेंट की कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं हमें। और जो हमारे बायर्स के ऑर्डर्स हैं उसमें भी गवर्नमेंट की काफ़ी चीज़ें पूरी मुकम्मल ना होने की वजह से एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम होते हैं। बल्कि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं होता हमें एक्सपोर्ट की मद में। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट पैकेज दिया है, पता नहीं वो हमें पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, अल्लाह को मालूम, क्योंकि हमें पहले की भी पेमेंट आज तक नहीं मिली, हमारे सेल टैक्स के रिफंड नहीं मिले। हम तो कोशिश पूरी करते हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि हमारे कई जानने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट जो 8 से 10 साल 20 साल 15 साल पहले बाहर जाके उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होने की वजह से आज उनकी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हुई है अमेरिका और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, अनबिलीवेबल, आप सोच नहीं सकते। हम जहाँ खड़े हैं और वो जहाँ खड़े हैं आप देखें, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ मिलती है, तो वो बिलियनर्स बन गए हैं, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। मेरा एक जानने वाला है, उसकी LA के अंदर इंडस्ट्री है, उसके पास 20,000 आदमी काम करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? वहाँ की गवर्नमेंट की सपोर्ट।
सबसे पहली बात तो ये कि हर आदमी ने, जो भी पाकिस्तानी है, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा और दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाल देगा, जो कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं, तो वो दूसरा आदमी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेगा कभी भी। तो यही हाल हमारी गवर्नमेंट का है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। आप ये देखें, इस रोड के ऊपर हम चल रहे हैं, ये हमारा जो धुआं निकला है गाड़ी के अंदर से, इस धुएं के अंदर एक प्रोडक्ट कहलाती है लेड। पूरी दुनिया में जो पेट्रोल होता है लेड फ्री पेट्रोल होता है। लेड जो होता है वो ब्लड कैंसर के लिए बड़ी मतलब है कि इतना हार्मफुल, मतलब वो है कि उससे ब्लड कैंसर होता है। अगर 160 ppm लेड आपका किसी चीज़ में आ जाए तो वो चीज़ जो समझे कि वो कैंसरस हो जाती है, उसको ब्लड कैंसर के उस इलाके में ब्लड कैंसर बढ़ जाते हैं। हम जितनी हमारे एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ी कंप्लाइंस है वो लेड फ्री है। इवन अगर ये पत्ता मेरे हाथ में है, ये मैं आपको पत्ता दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको लैब में टेस्ट करा लें, SGS में दे दें, इसके अंदर इस वक्त जो है कम से कम 1000 ppm लेड है। कहाँ से आया? पेट्रोल कहाँ से आता है? क्या हम इस पेट्रोल के ऊपर जो है लेड फ्री नहीं कर सकते? PSO जो है मेन इंपोर्ट करता है, वो लेड फ्री नहीं कर सकता? क्यों? आप इंसानी जानों के साथ प्रिंसिपली खेल रहे हैं। आपने अगर कोई चीज़ कंप्लाइंस करनी है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, उस बेसिक से चलते हुए फिर सिस्टम में आ जाएं, तो आपको कभी भी कोई आदमी भी, इवन कोई पाकिस्तानी आपको पीछे नहीं पाएगा। हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, हमारे लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ चला रहे हैं, वो देखें, अगर ये कहीं और चले जाए, बांग्लादेश में चले जाएँ, अगर जो इंडस्ट्री यहाँ पे 500 मशीन चला रहा है या 200 मशीन चला रहा है, बांग्लादेश के अंदर वो 10,000 मशीन चला लेगा। ही कैन मेक मोर मनी। बांग्लादेशी क्यों कामयाब हो गए? 30 बिलियन डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट है, 40-50 बिलियन पे उन्होंने चले जाना है। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, उनके पास हुनर है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो जो अहद करते हैं, जो चीज़ करके दिखाते हैं, उनके यहाँ जो कमिटमेंट होती है कि हमने माल जो है अगले महीने एक्सपोर्ट कर देना है या 2 महीने में एक्सपोर्ट कर देना है, तो उनका वो सर्कल चल रहा है। हमारे यहाँ तो हमें इस तरह से निचोड़ा जा रहा है इंडस्ट्रीज़ को, स्पेसिफिकली कराची की इंडस्ट्रीज़ को, कि वो अपना काम अपना वक्त पर काम नहीं दे सकते। जब वो वक्त पे काम नहीं देंगे तो गोरा जो है उसका तो रैक खाली होगा, वो तो आपसे बायर शिपमेंट कराएगा। जब बायर शिपमेंट कराएगा तो आपकी समझे पूरे साल की जो इनकम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं जितने अरबाब इख्तियार हैं उनसे मेरा पैगाम है कि आप एक साथ मिलके बैठे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं, आप लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, हम इस मुल्क के लिए काम करें, इस मुल्क की इकनॉमी के लिए काम करें और एक अहद करें कि हमें इस मुल्क को ले जाना है। और कायदे आज़म का जो पैगाम है, जो कायदे आज़म का जो अहद हमने उस वक्त कायदे आज़म साहब ने इस मुल्क के लिए किया, उसको पूरा करना है। और हमारे लिए तरक्की के रास्ते बहुत आगे, हमारे लिए तरक्की जो है बहुत नज़दीक है, लेकिन सिर्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर लें, आप अहद अपना पूरा कर लें, हर आदमी अपने जो काम है उसको उसके साथ पुख्ता हो जाए, तो मेरे ख्याल में किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। नाजरीन, ताजिरों और सनतकारों का ये एहतजाज क्या रुख इख्तियार करेगा, इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।